नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश में इस समय बहुत बड़ी समस्या है और कोरोना काल चल रहा है, उसमें कई मौतें हो रही हैं और हमारे देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। हालात ही नहीं कहूँगा मैं, इमरजेंसी लगा देनी ही चाहिए देश में, क्योंकि अगर इमरजेंसी आज नहीं लगाएगी तो आने वाले दिनों में ये समस्या एक विकराल रूप धारण कर सकती है। उसमें मैं कुछ एक आम नागरिक होने के नाते इस विषय में मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा। वो सरकार के लिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए ये सुझाव होंगे। राज्य सरकार जो हमें जो राज्यों में चाहे वो एमपी हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं भी कोई भी राज्य हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पर जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो बहुत ही विचलित करने वाली हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो सड़कों पर ऑक्सीजन ले रहे हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जिनको बेड नहीं मिल रहे हैं, वो सड़कों पर पड़े हुए हैं। जो ऐसी तस्वीरें आती हैं तो एक आम नागरिक होने के नाते एक दुख तो होता ही है। और इन तस्वीरों को अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अपने न्यूज़ चैनलों में दिखाता है तो पूरी दुनिया में जो भारत की छवि धूमिल होती है, वो भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे देश की जो बदनामी है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो, और अगर हो रही है तो बहुत ही शर्म की और बहुत ही दुख की बात है। राज्य सरकारों को इस समय क्या क्या कदम उठाने चाहिए, मेरे ख्याल से वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसको आप शेयर भी करना ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ये सुझाव उन लोगों तक पहुँचे। इस समय देखा जाए तो स्कूल, चाहे वो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे वो गेस्ट हाउस हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, कोई भी हो, तो वो सब खाली पड़े हुए हैं, उसको यूज में लाया जा सकता है। जो पेशेंट्स जो आपके सड़कों पे पड़े हुए हैं उनको वहाँ पर वहाँ पर सारा इंतज़ाम करके बेड का, और वहाँ पर उनको रखा जा सकता है, जिससे जो पर्सन खुद ऑक्सीजन लाकर अपने पेशेंट्स को ऑक्सीजन दे रहे हैं वो वहाँ पर दे सकते हैं बैठ के। तो और वहाँ पर सारे इंतज़ाम आपके जो सांसद हैं और आपके जो विधायक हैं, किसी भी पार्टी के हों, सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो दिशा निर्देश दें अपने अपने विधायकों और सांसदों को कि अपने सांसद निधि और विधायक निधि का उपयोग इस आपदा में करें, और जहां स्कूल्स, जो गेस्ट हाउस, जो अपने टेक ओवर कर रही है सरकार, उस जगह पर, उस गेस्ट हाउस में बेड्स का सारे इंतज़ाम, यानी जो भी इंतज़ाम हैं वो अपनी सांसद निधि और विधायक निधि के द्वारा करें। तो अगर ये इस तरह से कार्य करेंगे तो एक समस्या वो है जो सड़कों पर दिखाई दे रही है भीड़, वो कम हो जाएगी, और पेशेंट्स जो के परिजन जो ऑक्सीजन लाते हैं वो वहाँ पर अपना इलाज कर सकते हैं, और अगर डॉक्टर को की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर डॉक्टर भी जा सकते हैं। दूसरी ये बात है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। तो हमारा जो देश है वो नंबर 2 पर है, ऑक्सीजन के उत्पादन में नंबर 2 पर है, और नंबर 2 पे होने के बावजूद भी हम अपने नागरिकों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये शर्म की बात है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि सारी जो विकास कार्य हैं, या सारी जो परियोजनाएं हैं जिनमें कार्य हो रहे हैं, वो विकास कार्यों को रोक देना चाहिए, और उस मद में जो पैसा खर्च हो रहा है और उसका जो बजट आपका है, उस बजट को वहाँ पर ना लगाकर उस बजट को ऑक्सीजन खरीदने में लगा दीजिए, और ऑक्सीजन की आपूर्ति अस्पतालों में कीजिए। तो सारी ये विकास कार्य आपको रोकने पड़ेंगे। विकास बाद में भी होते रहेंगे,
5 साल के बाद भी हो जाएगा विकास, लेकिन जब आदमी जिंदा रहेगा तभी विकास होगा, और जब आदमी ही नहीं रहेगा तो विकास का कोई भी औचित्य ही नहीं। और केंद्र सरकार जो फॉलो कर रही है, जैसे आपने इस समय जो बजट पास किया है संसद का, नई संसद बन रही है, 370 करोड़ के रुपए उसमें बजट किया है, वो 370 करोड़ पूरा ऑक्सीजन खरीदने में लगा दीजिए और उस ऑक्सीजन को लोगों को दीजिए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सारी परियोजनाओं को, सारी विकास कार्यों को, और आपका जो पीएम केयर का जो पैसा है वो, अगर सारा पैसा आप ऑक्सीजन पे इस समय आपूर्ति करने में लगाना है, खरीदने में लगाना है। हमारे देश में जो संसाधन है वो कम नहीं है, बल्कि हम उनका उपयोग करना ही नहीं चाहते। जो हमारे बहुत से जो राम भक्त हैं, जो उन्होंने राम मंदिर के लिए जो चंदा जो इकट्ठा किया गया है, करीब 2100 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ है, तो वो मंदिर में खर्च होगा। वो मंदिर में ना खर्च करके वो ऑक्सीजन लेने में या दवाइयाँ लेने में या वैक्सीन बनाने में वो खर्च किया जाए और देश को सबसे पहले बचाया जाए। क्योंकि श्री राम जी की जो भगवान श्री राम जी की संतानों को बचाना सब पे अहम है। जब संतानें ही नहीं रहेंगी तो उस मंदिर का क्या करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो कार्य है वो ये होता है मेरे ख्याल से कि वो जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी जिलाधिकारी हैं उनसे कनेक्ट हो और उस ज़िले में कि क्या पोजीशन है वो जो है जिला अधिकारी से बेहतर कोई नहीं जानता है। वो जिला अधिकारी प्रधानमंत्री से डायरेक्ट संवाद करे और इस तरह से अगर ये कदम उठाती है सरकार तो मेरा ये मानना है कि इस विपदा में, इस आपदा में कुछ ना कुछ परसेंट 50-60% हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि अभी क्या हो रहा है कि आपदा में अवसर, हमें आपदा में अवसर नहीं तलाशने हैं, हमें आपदा को आपदा ही मानना है। अगर हम आपदा को अवसर मानने लगेंगे तो यहाँ पर हम आपदा को ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। और ऐसा हो भी रहा है कि लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी चल रही है, ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है। तो लोग जो हैं वो 2000 का इंजेक्शन है वो 20-20 हज़ार रुपये में दे रहे हैं। तो उन्होंने इसको आपदा में अवसर तलाश कर लिया है और आपदा में अगर अवसर तलाशेंगे तो प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इस तरह अगर ये चलता रहा तो आने वाले समय में संकट और भी गहरा सकता है। जैसा हाई कोर्ट ने कहा था, मैं बहुत अच्छी बात लगी थी हाई कोर्ट की, वो शब्द बहुत अच्छे लगे थे कि उन्होंने ये कहा था केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कि आप चोरी कीजिए, चाहे भीख मांगिए, चाहे डाका डालिए, आपको ऑक्सीजन लेके आनी है और लोगों को देनी है। ये शब्द बहुत अच्छे थे और ये शब्दों का अर्थ हो सकता है सरकार समझी हो या ना समझी हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, इन सुझावों के माध्यम से उन शब्दों का जो अर्थ है वो यही है कि आप सारे विकास कार्यों को रोक दीजिए, सारे काम आप रोक दीजिए, आप टोटल इमरजेंसी लगा दीजिए और सिर्फ आपको फोकस इस पर करना है कि हमें वैक्सीन की उपलब्धता जो उपलब्ध करानी है और ऑक्सीजन हमें लोगों को उपलब्ध करानी है। तो उनके कहने का तात्पर्य यही था। उनका तेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं था कि आप कटोरा लेके बैठ जाइए और भीख मांगिए या फिर आप रात के अंधेरे में चले जाइए कि ये चोरी कीजिए। क्योंकि चोरी जो होती है हमेशा छुपके होती है और अच्छे कार्य जो होते हैं वो हमेशा खुलेआम होते हैं। क्योंकि अभी एक ही वाकया हो गया था ऐसा ही केजरीवाल का, माननीय केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का, कि उन्होंने जो मुख्यमंत्रियों की और प्रधानमंत्री जी की जो मीटिंग्स थी उसे लाइव टेलीकास्ट कर दिया था। यानी कि जो भी लिंक आया था उसे एक प्राइवेट चैनल
को दे दिया था और उसने पूरे देश में प्रसारण इसका लाइव कर दिया था। तो ये जब प्रधानमंत्री जी को बात मालूम पड़ी तो उन्होंने इसको ये कह दिया ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। तो ऐसी मीटिंग, ऐसी आपदा में जो भी मीटिंग होती हैं वो खुलेआम होती हैं, वो गुप्त नहीं होती हैं। जो गुप्त मीटिंग्स होती हैं वो या तो चोरी हो रही हो या फिर षड्यंत्र रचा जा रहा हो, वो गुप्त होता है। तो यहाँ पे ना तो चोरी हो रही है, ना ही कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, बस आमने सामने बात हो रही है, आमने सामने अपनी प्रॉब्लमों को रखा जा रहा है। तो इससे प्रोटोकॉल का उल्लंघन मैं नहीं मानता हूँ। ये जनता का अधिकार है। इस आपदा में जो हर एक को ये जानने का हक है कि मेरी सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और क्या कदम उठा रही है, क्योंकि सरकार के साथ साथ में ये भी सरकार अगर तैयार होती है तो तैयारी यहाँ के प्रत्येक नागरिक को भी करनी पड़ती है। अगर हमें ये पहले से मालूम हो जाए कि हमारा लॉकडाउन लगने वाला है तो हम अपनी तैयारी पहले से ही कर लेंगे कि इतने दिन तक का हमारा राशन पानी सब ओके हम कर लेंगे। उसके बाद लॉकडाउन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तब होती है जब हमें ये मालूम पड़ता है कि सवेरे रात को हम सोए और सवेरे हमने ये देखा कि लॉकडाउन लग गया, तो दिक्कत यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। और क्योंकि ये यहाँ पर कोई भी काम गुप्त नहीं होता, अगर गुप्त हो रहा है तो वो एक बहुत ही गलत काम हो रहा है। तो यह आपका मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये लाइक या कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं किसी से घबराता नहीं हूँ। क्योंकि अगर हो सकता है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी ये राय और ये बातें चुभ रही हों या चुभें, तो मेरे लिए देश सर्वोपरि है और देश ही सर्वोपरि रहेगा। और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, सभी लोगों तक ये मेरी बात पहुँचे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार।